Hello student, in this video we will discuss about the calculations involving significant figure. In previous video we studied about the significant figure, number of significant figure, how can we calculate that. So today calculations involving significant figures, how can we add, subtract, multiply or divide the significant figures या एडिशन किस तरह से करना है इन रिलेशन टू द सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें हमको टू रूल्स पढ़ना है, एक तो रूल्स रिलेटेड टू द एडिशन और सब्ट्रैक्शन और दूसरा मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, दोनों से रिलेटेड है और दोनों लगभग जो है सेम तरीके से ही हैं। तो फर्स्ट रूल है व्हेन एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज टू बी कैरिड आउट इन द नंबर्स हैविंग डिफरेंट प्रिसीजन्स, जहाँ पर डिफरेंट प्रिसाइज वाली वैल्यू है, यदि हम उनको लेकर के कोई एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, देन द रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड अप टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज आर प्रेजेंट इन द टर्म हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। मान लीजिए कि कोई आप मतलब हमें फाइनल रिजल्ट वहाँ पर सबमिट करना है जिस नंबर में डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट हो, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हो आफ्टर द डेसिमल प्लेसेस। तो डेसिमल प्लेस के बाद मान लीजिए कि आपने दो नंबर का एडिशन किया, एक में डेसिमल के बाद 3 डिजिट है और एक में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो हमारा जो आंसर होगा वो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक का ही होगा। उसमें यही है कि जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होगा वो हमें फाइनल आंसर वहाँ तक ही सबमिट करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखें यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में एडिशन है 7.23 और एक है आंसर 7.21, मतलब ये दो वैल्यूज हैं। एक और है इसमें 0.312, इनका हमें एडिशन करना है। तो एडिशन करने पर जनरल जो आंसर आएगा वो 9.642, ये वैल्यू आएगी जनरल। लेकिन ये अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इट इज नॉट ए करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यदि हम करेक्ट आंसर देखें हमें फाइनल रिपोर्ट वहीं तक सबमिट करना है जिसमें डेसिमल के बाद लिस्ट नंबर हो। तो सबसे कम है लिस्ट नंबर इस नंबर में, इसमें डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आएगा। मींस इसका करेक्ट आंसर आप लिखेंगे 9.6। तो ये होगा एडिशन का रूल। यदि मान लीजिए कभी 2 डिजिट आ जाते हैं तो आंसर में हमारा 2 डिजिट हो सकता है। फॉर एग्जांपल 7.21, 12.141, 0.0028, इस तरह से 3 है। अब हम इसका यदि जनरल एडिशन करते हैं तो 19.3528, ये जनरल मतलब एडिशन हो जाएगा। लेकिन करेक्ट आंसर में डेसिमल के बाद जिसमें सबसे कम डिजिट होंगे, तो इस नंबर में डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट है, जबकि इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो भी डेसिमल के बाद सिर्फ उसमें 2 डिजिट ही होंगी। मींस जो करेक्ट आंसर यदि आप लिखेंगे इसका करेक्ट आंसर होगा 9.35। 19.35 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस एडिशन। तो इस तरह से हमें इनको लेकर के करना है। सेम इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में भी हमको सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है। ये यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इसका जनरल आंसर आएगा 1.2530। लेकिन यहाँ पर जिसमें देखें डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट यहाँ 2 डिजिट है, तो करेक्ट आंसर में भी डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट ही लेना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.25। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल है इन केस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यदि हम सिग्निफिकेंट फिगर को लेकर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं। सेकंड रूल है रिलेटेड टू द मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। सेकंड रूल है इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड अप टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स as are present in the term
with the least number of significant figure। अभी था एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यह था कि डेसिमल के बाद जिसमें कम डिजिट होंगे, कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, आंसर में भी उतने ही डेसिमल के बाद डिजिट होंगे। लेकिन यहाँ पर यह है कि आपने यदि 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन किया, एक में है 3 सिग्निफिकेंट फिगर और एक में है 5 सिग्निफिकेंट फिगर, तो हमारा टोटल आंसर ही 3 सिग्निफिकेंट के बराबर होगा। मतलब जिस नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, फाइनल आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये 2 नंबर है 5.1028 इंटू 1.30 3, 4, 5, इसमें है टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर, जबकि इसमें है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर यदि आप जनरल आंसर निकालेंगे, जनरल आंसर हो जाएगा 6.63364। ये तो मल्टीप्लाई करने पर जनरल आएगा, लेकिन जो करेक्ट आंसर होगा टोटल जितने सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जिस नंबर में, फाइनल आंसर भी, तो इसमें सबसे कम है 3। हमारा करेक्ट आंसर भी सिर्फ टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही उसमें रहेंगे। मींस 1, 2, 3 हम शुरू के 3 सिग्निफिकेंट फिगर ले लेंगे। 6.63 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस मल्टीप्लिकेशन। तो यदि मान लीजिए कि 1.3 होता, दूसरा नंबर सिर्फ 2 डिजिट होते, तो हमारा आंसर भी सिर्फ 2 डिजिट में ही होता, 6.6 में। मींस क्योंकि मोर प्रिसाइज वैल्यू 1.30 है देन द 5.1028, तो हमारा आंसर भी ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू में होना चाहिए। इसी तरह से सेम डिवीजन में भी है। यदि हम 2 नंबर्स को एक को डिवाइड करते हैं, 5.2765 डिवाइडेड बाय 1.25, 1.25 से डिवाइड करेंगे, इसमें टोटल है 5 सिग्निफिकेंट फिगर, जबकि इसमें है 3, मतलब लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं दोनों में से 3। तो हमारा फाइनल आंसर भी सिर्फ टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही उसमें हम यूज करेंगे। अब जैसे इसका जनरल आंसर लिया जाए तो 4.2212, लेकिन करेक्ट आंसर होगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाला ही 4.22। तो 4.22 हम लेंगे करेक्ट आंसर के रूप में। इस तरह से ये रूल था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। बस थोड़ा डिफरेंस है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से, उसमें डेसिमल के बाद देखते हैं, जबकि इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर ही लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जिस टर्म में होंगे उसके बराबर हमारा फाइनल आंसर भी होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। फर्स्ट रूल है इफ द रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ में, इफ द डिजिट coming after the desired number of significant figures happens to more than 5, the preceding number is increased by 1। मतलब आप जिसको क्या करना चाहते हैं, राउंड ऑफ करना चाहते हैं, यदि वो वैल्यू 5 से भी ज़्यादा हो रही है, तब हम क्या करेंगे, उसके पहले एक नंबर को 1 बढ़ा करके देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 पॉइंट, मान लीजिए कि एग्जाम्पल है 386, इस तरह से है। तो टोटल यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 डिजिट है। अब हम यहाँ से इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में यदि चेंज करना चाहते हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब 1, 2, 3, तो 1.38 इसको हटाना चाह रहे हैं, इसको रिमूव करना चाहते हैं कि 4 से 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट हो जाए। तो ये 6 है, मींस ग्रेटर देन 5 है, मोर देन 5 है, इसलिए इसके एक पहले वाला नंबर इंक्रीज्ड बाय 1 से यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा और इट बिकम्स 1.39। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.39। इसी तरह से यदि हम दूसरा जैसे एक लें 5.067892, अभी यहाँ पर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सॉरी 7 डिजिट्स है टोटल। तो ये 7 डिजिट है, इन 7 डिजिट को हम 4 सिग्निफिकेंट फिगर में ही कन्वर्ट करना चाहते हैं। टोटल यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर है 7 में से हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं कि ये 4 में कन्वर्ट हो जाए, 1, 2, 3, 4। तो ये डिजिट यहाँ पर कितना है, 8 है। 8 मतलब मोर देन 5, इसलिए इसके जस्ट पहले वाला नंबर
इंक्रीज्ड बाय 1, तो हम इसको करेक्ट आंसर लिखेंगे 5.068। अभी थे टोटल 7 सिग्निफिकेंट फिगर, अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक उसको यदि राउंड ऑफ करना है तो देखिए 5.067 और इसके जस्ट बाद वाला नंबर है 8 मींस ग्रेटर देन 5, इसलिए इसके हमने पहले वाले नंबर को इंक्रीज्ड बाय 1, 7 की जगह पर इसको 1 कर दिया। तो इस तरह से यदि ग्रेटर देन 5 आता है, उस वैल्यू को हम वहां से हटाना चाह रहे हैं, तो पहले वाला नंबर इंक्रीज्ड बाय 1। सेकेंड रूल है, if the digit coming after the desired number of significant figures happens to less than 5, यदि हम जिस डिजायर्ड डिजिट को क्या करना चाहते हैं, राउंड ऑफ करना चाहते हैं, और वह वैल्यू लेस देन यानी 5 है, देन द प्रीसीडिंग नंबर इज रिमेन्स कांस्टेंट। प्रीसीडिंग नंबर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इट इज निगलेक्टेड एज सच, उसको वैसे का वैसा ही लिख देना है, उसमें कोई भी नंबर में चेंज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम यहाँ एग्जाम्पल एक ले लें 6.234, ये अभी टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर वाला है, 1 2 3 4, हम इसको राउंड ऑफ करके 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो जो लास्ट डिजिट है जिसे हम राउंड ऑफ करना चाहते हैं, इट इज लेस देन 5, सो द प्रीसीडिंग नंबर रिमेन्स कांस्टेंट, इस प्रीसीडिंग नंबर पर कोई चेंज नहीं आएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर 6.23। यदि हम इसको फर्दर, तो यहाँ पर हमने कहाँ तक किया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही इसको किया। हम इसको यदि 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक यदि लाना चाहते हैं तो 6.2, क्योंकि ये वैल्यू भी क्या है, लेस देन 5 है, इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तब भी 6.2 आ जाएगा, यदि अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसे राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो मीन्स नो चेंज इन द प्रीसीडिंग नंबर। तो इस तरह से कोई भी नंबर हो, यदि हम जिसको राउंड ऑफ कर रहे हैं वो वैल्यू लेस देन 5 है, प्रीसीडिंग नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। थर्ड रूल है इफ द डिजिट कमिंग आफ्टर द डिजायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैपेंस टू बी 5, अभी था पहले ग्रेटर देन 5, लेस देन 5, अब यदि मान लीजिए कि जिस नंबर को हम राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं वो वैल्यू कितना है, 5 है, तब किस तरह से चेंजेस आएगा, किस तरह से राउंड ऑफ करेंगे, देन द प्रीसीडिंग नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1 ओनली इन केस इट हैपेंस टू बी ऑड। यदि जिस नंबर को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं मींस वो 5 है और उसके पहले वाला नंबर यदि ऑड है, देन दिस नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1, एंड इन केस ऑफ इवन नंबर, यदि मान लीजिए कि वो नंबर इवन है, देन द प्रीसीडिंग नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड, तब प्रीसीडिंग नंबर पर कोई चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 6.75 है, 6.75 3 डिजिट है, हम इसको 2 डिजिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाए, तो लेकिन ये नंबर कितना है, 5 है, इस 5 को हटाएंगे तो हम इसके जस्ट पहले वाला देखेंगे कि इवन है कि ऑड है, तो 7 ये ऑड नंबर है, ऑड के केस में वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देंगे, मींस करेक्ट आंसर होगा 6.8। तो ऑड है 1 बढ़ा देंगे, लेकिन यदि मान लीजिए कि इसी वैल्यू यदि इस तरह से होता 6.65, इसको भी हमें 2 डिजिट में ही यदि कन्वर्ट करना पड़ता, तो ये 5 है और जिसको हम रिमूव कर रहे हैं 2b5 और इसके जस्ट पहले वाला नंबर है इवन नंबर, तब ये आंसर 6.6 ही रहेगा, इसमें यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस तरह से यदि हम देखें ऑड के केस में एक नंबर बढ़ जाता है जब वैल्यू जो हम रिमूव कर रहे हैं वो यदि 5 है तब, या जिसको राउंड ऑफ कर रहे हैं वो 5 के केस में, और इवन नंबर के केस में उसके जस्ट पहले वाला नंबर यदि इवन होगा तब हम सेम तरीके से उसको रहने देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अभी जैसे क्वेश्चन है एक, एक्सप्रेस द रिजल्ट अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इन सभी को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक के रिजल्ट में राउंड ऑफ करना है, सभी 4 डिजिट के हैं। 8.312 हमें 3 डिजिट ही लेना है, तो जिसको हम राउंड ऑफ कर रहे हैं वो लेस देन 5 है, लेस देन 5 में पहले वाली वैल्यू में नो चेंज,
8.31 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8.316 है, ये मोर देन 5 है, इसलिए मोर देन 5 होगा तो ये 1 डिजिट यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, प्रीसीडिंग वैल्यू इंक्रीज्ड बाय 1। थर्ड है 8.375, अब ये वैल्यू 5 आ गई, तब इस केस में हम कितना लिखेंगे, इसको 5 को रिमूव करना है, लेकिन इसके पहले वाला नंबर है 7, ऑड नंबर है, तो इंक्रीज्ड बाय 1। 8.365 है, इसमें भी 5 को हटाना है, लेकिन इसके पहले वाला नंबर इवन है, तो इवन होने के कारण ये सेम रहेगा। तो इस तरह से हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक सभी नंबर को ये चेंज कर सकते हैं। कभी 8 डिजिट वाला भी 4 में कन्वर्ट करने के लिए आ सकता है, 6 वाला भी हो सकता है, तो जहां तक करना है उसके जस्ट बाद वाला डिजिट देखेंगे, ग्रेटर देन 5, लेस देन 5 और इक्वल टू 5 किस तरीके से है, उसी अकॉर्डिंग हम उनको कन्वर्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो प्रीवियस क्लास में, शायद 9th क्लास में आपने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा, और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में बहुत सारी कमियां रह गई थी, जैसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ गैसियस वॉल्यूम। जो गैसियस वॉल्यूम थे उनके लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन नहीं करता, वो सिर्फ मासेस के लेकर के एक्सप्लेन ही करता है। एंड ये भी नहीं बता पाया डाल्टन में कि वाई द डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस, साइज, शेप, ईटीसी, वैलेंसीज, ये सभी प्रॉपर्टीज अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग क्यों होती हैं, डिफरेंट क्यों होती हैं। और इसके अलावा इट आल्सो कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर, क्यों और कैसे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है, इसके बारे में भी कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया था। इट आल्सो फेल्ड टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्स बिहाइंड टुगेदर एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, जो मतलब एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल को बाइंड अप करके रखता है, उसके फोर्स के नेचर के बारे में भी नहीं बताया कि वह आयनिक फोर्स होगा या कोवलेंट फोर्स होगा। तो उसमें ये बहुत सारी क्या थी, कमियां थी, और इन कमियों को रिमूव करने के लिए बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी बहुत सारी डिस्कवरीज हुई थी बाय द, जैसे जे थॉमसन, रदरफोर्ड, नील्स बोर एंड अदर्स। इन सभी के जो डिस्कवरीज से के द्वारा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को मॉडिफाई किया गया, रिव्यू किया गया, टू रिमूव द ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ताकि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हम जो ड्रॉबैक्स को कम कर सकें। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में कौन कौन से पोस्टुलेट्स के बारे में बताया गया है, क्या क्या मतलब उसमें मॉडिफिकेशन हुए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में, तो इसमें पोस्टुलेट्स हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट है इसका, एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजिबल। जैसे डाल्टन में बताया गया था कि एटम इज ए इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ द मैटर, वो इंडिविजिबल है, उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं, बट मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में बताया गया कि इसको हम इंडिविजिबल ज़्यादा नहीं मान सकते हैं। एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजिबल बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ बाय द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मीन्स एटम इज ए सब एटॉमिक मतलब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, एंड इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना हुआ है। सेकेंड पोस्टुलेट्स है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स मे नॉट बी सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट। डाल्टन में इसका अपोजिट बोला गया था कि एक ही एलिमेंट के सभी एटम्स, मीन्स एटम्स, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि एक ही एलिमेंट के 2 डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं, हैविंग दे आर मे और मे नॉट बी सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट, वो रिस्पेक्ट में सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल here chlorine both the atoms have different atomic mass, one have 35 and another have 37 atomic mass unit, तो दोनों के मास में डिफरेंट हैं, जबकि दोनों एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं। थर्ड पोस्टुलेट है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मे हैव सिमिलर वन और मोर प्रॉपर्टीज। ये बोला गया था डाल्टन में कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, अलग अलग एलिमेंट के एटम्स की प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी, बट यहाँ पर यदि देखा जाए कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स
मे हैव सिमिलर वन और मोर प्रॉपर्टीज, एक या एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज डिफरेंट एलिमेंट की भी सिमिलर हो सकती है। जैसे कैल्शियम और आर्गन में दोनों का एटॉमिक नंबर तो अलग अलग है, 20 और 18 है, बट बोथ हैव सेम एटॉमिक मास। कैल्शियम का भी 40 है, आर्गन का भी 40 है, तो इस तरह से दोनों के मास यहाँ पर सेम हो भी सकते हैं। एटम, फोर्थ एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में एटम पार्टिसिपेट करता है एज ए स्मॉलेस्ट यूनिट, दो इट इज मेड अप ऑफ बाय द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जबकि ये भी कंसिडर हो गया है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के द्वारा बने हैं, लेकिन फिर भी केमिकल रिएक्शन में एटम पार्टिसिपेट करता है। और सेम थिंग डाल्टन एटॉमिक में भी बोला गया था। फिफ्थ पोस्टुलेट है द रेशियो इन विच द डिफरेंट एटम्स कंबाइन मे बी फिक्स्ड एंड इंटीग्रल। जनरली फिक्स ही होता है, बट मे नॉट ऑलवेज बी सिंपल। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हमेशा सिंपल है। जैसे भी हम वाटर को लेते हैं तो वाटर के केस में एटॉमिक मास का रेशियो तो 1:8 है, और नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो निकालें तो 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का 2:1। इट इज ए सिंपल रेशियो ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स। ये तो सिंपल है रेशियो, बट इन केस ऑफ शुगर C12H22O11, शुगर के केस में यदि हम नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो फाइंड करते हैं 12:22:11 मींस कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो, इट इज नॉट ए सिंपल रेशियो। ये सिंपल रेशियो नहीं है कि 1:2 या 2:3, 1:2:4, इस तरह से सिंपल होल नंबर में वैल्यू नहीं है। होल नंबर में तो है लेकिन सिंपल फॉर्म में नहीं है। तो इस तरह से ये जरूरी नहीं है कि हमेशा जो दो एटम, डिफरेंट एटम्स जब आपस में कंबाइन हो तो उनके हमेशा जो है रेशियो सिंपल ही रहें, ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। सिक्स्थ पोस्टुलेट है एटम ऑफ वन एलिमेंट में बी चेंज्ड इनटू एटम्स ऑफ एन अदर एलिमेंट। वैसे ये बोला गया है कि हम एटम को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बाय एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, लेकिन हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं बाय द रेडियो एक्टिव रिएक्शंस। तो रेडियो एक्टिविटी के द्वारा यदि हम नाइट्रोजन के ऊपर ये अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करवाते हैं हाई स्पीड के साथ, देन नाइट्रोजन कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन एंड रिलीज 1 प्रोटॉन। साथ में ये प्रोटॉन भी रिलीज करता है, जिसमें ऑक्सीजन का हमें आइसोटोप मिलता है। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हम 16 लेते हैं, 17 भी होता है, 18 भी होता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 8, 17 ये वाला आइसोटोप हमें मिलता है। साथ में 1H1 एक प्रोटॉन भी मिल जाता है। इस तरह से देखा जाए तो एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। 7th है, ये बोला गया है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कि एटम इंडेस्ट्रक्टिबल है, एटम को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, बट द मास ऑफ एटम कैन बी चेंज्ड इनटू एनर्जी। लेकिन हम यहाँ पर एटम के मास को एनर्जी में चेंज कर सकते हैं बाई E=mc²। मीन्स वहाँ एटम का मास खत्म हो जाएगा और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। मीन्स यदि ओवरऑल देखा जाए तो एटम पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, मीन्स किसी न किसी फॉर्म में है, बट इन द ओरिजिनल फॉर्म जो एटॉमिक फॉर्म में है वो एटॉमिक फॉर्म इसका खत्म हो गया, इट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी फॉर्म, ये एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। लेकिन एवोगैड्रो हाइपोथेसिस से हम थोड़ा सा पहले ये जनरलाइजेशंस जब दिए गए गेल-लुशैक के द्वारा ऑन इक्वल वॉल्यूम, तो ऑन गैसियस वॉल्यूम, इसी तरह से डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, बर्जीलियस ने भी अपने जो है उसी समय स्वीडन केमिस्ट थे, स्वीडन साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक जनरलाइजेशन रखा 1811 में, उसको हम बर्जीलियस हाइपोथेसिस के नाम से भी जानते हैं। और अकॉर्डिंग टू दी बर्जीलियस हाइपोथेसिस देखा जाए तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यदि हम सभी का जैसे इक्वल वॉल्यूम लें, ये अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस है। जैसे हाइड्रोजन मान लीजिए वॉल्यूम 1 यूनिट है,
इसी तरह से यहाँ पर भी लिया क्लोरीन, ये भी वॉल्यूम कितना है 1 यूनिट लिया गया है। तो इक्वल वॉल्यूम है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ जो गैसेस हैं कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। और इनसे बना हुआ जैसे प्रोडक्ट है, मान लीजिए 2HCl का फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पर हो गया ये 2 यूनिट। 2 यूनिट होने से मीन्स 2 एटम आपस में कंबाइन होकर के 2 यूनिट हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो 2 एटम वाले में होगा जस्ट डबल देन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ 1 यूनिट है, वहाँ पर 2 यूनिट है, तो नंबर ऑफ एटम्स सेम होंगे यदि वॉल्यूम दोनों का सेम है। तो वॉल्यूम यहाँ पर जस्ट डबल हो गया, 2 यूनिट कर लिया है वॉल्यूम को, तो 2 यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ एटम्स भी बढ़ जाएंगे। यदि हम 1 यूनिट रखेंगे वहाँ पर वॉल्यूम, तो आधा हो जाएगा, तो सेम हो जाएंगे। मीन्स अलग अलग गैसेस आप लीजिए, लेकिन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर सेम हो, वॉल्यूम सेम हो, तब नंबर ऑफ एटम सेम होते हैं। इसी तरह से सेम एवोगाड्रो ने भी जनरलाइजेशंस दिया, और एवोगाड्रो ने भी ये सजेस्ट किया कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट है विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस and takes part in a chemical reaction is called atom, and these atoms यदि हम under similar condition of temperature and pressure लिया जाए, यदि वो gaseous के atoms होंगे, they also मतलब equal volume of all gases contain equal number of molecule, क्योंकि एटम आपस में कंबाइन होकर के यदि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है तब तो एटम रहेगा, और यदि किसी के साथ यदि वो रिएक्शन नहीं करता है, इनर्ट है, तो इंडिपेंडेंट रहेगा, अदरवाइज कंबाइन होकर के इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल बनाएगा। तो या तो एटम रह सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो मॉलिक्यूल के केस में एवोगाड्रो ने अपना हाइपोथेसिस दिया। तो बर्जीलियस ने जो रिप्रेजेंट किया वो एटम को लेकर के किया, जबकि एवोगाड्रो ने देखा कि एटम फ्री इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में है। तो उन्होंने मॉलिक्यूल को लेकर के किया कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर equal volume of all gases contain equal number of molecule, equal volume of all gases के number of molecule सेम होंगे यदि कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर की सेम है। फॉर एग्जाम्पल N2 plus 3H2 2 form 2NH3। ये मान लीजिए कि यहाँ पर वॉल्यूम जो दिया गया है 1 यूनिट, 3 यूनिट और ये है 2 यूनिट, इस तरह का हमने वॉल्यूम लिया। तो नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें मान लीजिए कि 1 यूनिट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है n, ये मॉलिक्यूल्स की संख्या है, तो इसमें 1 में n, ये एक्चुअल में 3 यूनिट के बराबर है, तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 3n। ये 2 यूनिट है इसका वॉल्यूम, तो इसका हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2n। मीन्स यदि सभी के हम 1 यदि यूनिट को वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं, तो 1 यूनिट वॉल्यूम में सभी में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे 1 यूनिट के लिए n, तो यहाँ 3 के लिए 3 हो गया। तो इस तरह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सभी में सेम पाए जाते हैं। और यदि इसी को उन्होंने जैसे हम इसमें कन्वर्ट करें कि 1 मोल ऑफ वॉल्यूम है, 1 मोल है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। यदि कोई गैस एटॉमिक फॉर्म में है तो एटम्स हो जाएंगे, आयंस है तो आयंस हो जाएंगे, और 1 मोल में सब सेम वैल्यूज पाई जाती हैं 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। इसके कुछ एप्लीकेशंस भी हैं। तो एवोगाड्रो हाइपोथेसिस के जो एप्लीकेशंस, जैसे डिडक्शन ऑफ एटोमिसिटी इन्होंने दिया। एटोमिसिटी होता है नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटोमिसिटी। जनरली इन्होंने एलिमेंट्री गैसेस के लिए एटोमिसिटी फाइंड किया था कि एलिमेंट्री गैसेस मतलब जो एलिमेंट्री फॉर्म में रहते हैं, कोई दूसरे एटम से मिलकर के नहीं बनते हैं। जैसे ऑक्सीजन में एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, तो इसकी एटोमिसिटी हो जाएगी 2। हाइड्रोजन में भी 2 है। फास्फोरस के एक मॉलिक्यूल में 4 एटम्स हैं, तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। सल्फर के एक एटम में 8 एटम, सल्फर के एक मॉलिक्यूल में 8 एटम्स पाए जाते हैं, तो इसकी एटोमिसिटी हो जाएगी 8।
इस तरह से हमें एटॉमिसिटी फाइंड करने में भी हेल्प करता है, और इसको हम वॉल्यूम के द्वारा भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे वाटर का यदि हम वॉल्यूम लेते हैं तो वाटर के वॉल्यूम में हम देखते हैं कि हाइड्रोजन 2 यूनिट है, ऑक्सीजन 1 यूनिट है, और लेकिन मॉलिक्यूल की संख्या यदि देखा जाए, जैसे 1/2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लेंगे, मीन्स O2 इंटू 1/2 कर दें, मतलब हाफ मॉलिक्यूल ले लें, तो वो 1 एटम के बराबर होता है। तो इस तरह से यदि देखा गया वाटर में भी ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 2 ही दिखती है, मीन्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन 2 एटम्स। सिमिलरली दूसरे एप्लीकेशंस जैसे सेकेंड है डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ ए गैस। वेपर डेंसिटी और मोलर मास के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसको भी हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल मतलब है इक्वल वॉल्यूम भी है, इक्वल पार्टिकल भी है, तो हम वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैसेस। मान लीजिए वॉल्यूम फिक्स है, 1 यूनिट 2 यूनिट जो भी है वो उसका मास लेंगे, और अपॉन मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये एक्चुअल में रिलेटिव डेंसिटी है इन रिलेशन टू द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के से रिलेट किया गया है। तो मास ऑफ जितना वॉल्यूम इस गैस का लेंगे उतना वॉल्यूम भी हाइड्रोजन गैस का भी लेना है और उसका मास लेंगे। या फिर हमने ये पढ़ा हुआ है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो या ये ले सकते हैं कि मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, n मॉलिक्यूल्स किसी हमने गैस के लिए, तो अपॉन में मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन भी लेंगे। हाइड्रोजन के भी हमें यहाँ पर n मॉलिक्यूल्स ही लेने पड़ेंगे। अब जैसे हम मान लीजिए कि n की जगह वैल्यू रख दें 1, मीन्स मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस, जो भी गैस का हम मोलर मास फाइंड करना चाहते हैं। एक्चुअल में 1 मॉलिक्यूल मीन्स मोलर मास ही कहलाता है, तो इसको ही जगह पर हम मोलर मास भी रख सकते हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस की जगह पर यदि मास ले रहे हैं अपॉन मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, मीन्स सेम नंबर लेना है। तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन का मास है 2 यूनिट, मीन्स यहाँ वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू हो गया ये मोलर मास अपॉन 2, या मोलर मास इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी इनटू 2। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम मोलर मास फाइंड कर सकते हैं कि मोलर मास इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी इनटू 2, या वेपर डेंसिटी मान लीजिए कि यदि फाइंड करना है मोलर मास दिया गया है तो मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। इससे आप वेपर डेंसिटी या मोलर मास इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड है डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। मास और वॉल्यूम के बीच में किस तरह से रिलेशनशिप होता है गैस का, उसी फॉर्मूले से ही फाइंड कर लेना है। मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी और मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी। मान लीजिए कि यहाँ पर 2 इंटू मास ऑफ हमने लिया 1 लीटर, सर्टेन वॉल्यूम में 1 लीटर ऑफ गैस। एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर है 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यहाँ रखेंगे मास ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये इसकी जगह पर 1 ले लिया दोनों का, तो ये हो जाएगा 2 इंटू मास ऑफ 1 लीटर गैस अपॉन हाइड्रोजन का यदि मास देखा जाए, 1 लीटर गैस जो हाइड्रोजन है उसका मास होता है 0.089 ग्राम। तो 0.089 ग्राम हमें मास मिला किसका, 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब हम इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे, तो ये मोलर मास इज इक्वल टू निकल आएगा मोलर मास इज इक्वल टू 2 अपॉन 0.089 इंटू मास ऑफ 1 लीटर गैस, मास ऑफ 1 लीटर गैस एट एसटीपी। इसको यदि डिवाइड कर देंगे तो मोलर मास इज इक्वल टू 22.4, ये वैल्यू मिल जाएगी 22.4।
4 into mass of 1 liter gas. इसी को अब हम यदि यहाँ पर 1 मोल गैस ले लें, 1 मोल गैस यदि इसको लिया जाए तो मोलर मास होगा 1 मोल के इक्वल ही ये मोलर मास होता है। तो यदि हम यहाँ पर इसको 1 मोल गैस लिखें 22.4 और लीटर में ही फाइंड कर दें, 4 into 1 is equal to 22.4 लीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल गैस जो होता है वो एक्चुअल में 22.4 लीटर ऑफ द गैस के इक्वल होता है। और किसी का भी यदि मोलर मास फाइंड करना है तो इससे आप फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से कि मोलर मास इज इक्वल टू 22.4 इंटू मास ऑफ 1 लीटर गैस। 1 लीटर गैस का मास कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना होगा, मल्टीप्लाइड बाई 22.4, या फिर इसी में यदि फाइंड कर लें तो 1 मोल गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।